अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसके अलावा हमने पढ़ा था इनर्शिया के बारे में और 3 टाइप के इनर्शिया के बारे में डिस्कशन किया था। अब इस क्लास में हमें बात करना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, और उससे पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक मोमेंटम। तो मोमेंटम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा फिजिक्स में, ठीक है। तो मोमेंटम होता क्या है? सिंपल सा, कब कहा जाएगा कि मोमेंटम है किसी ऑब्जेक्ट में? कोई मास है और वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो मूविंग मास होगा उसी में होता है मोमेंटम, ठीक है। अ मूविंग मास पॉजेस्ड मोमेंटम, क्लियर। और इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये इक्वल होता है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट। तो सिंपली moving mass possessed momentum, क्लियर है कि अगर मास और मूव कर रहा है तो उसमें क्या होगा? मोमेंटम होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ momentum is equal to the product of mass and velocity। इससे मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? कितना अमाउंट ऑफ मोमेंटम है उसमें, तो उसके मास और वेलोसिटी का क्या करेंगे? प्रोडक्ट करवाएंगे। इट इज डिनोटेड बाय p। ठीक है। तो यहां से मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। p इज इक्वल टू m इनटू v। यूनिट क्या हो जाएगी? मास हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कैसी क्वांटिटी हो गई? ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इट इज, चूंकि इसमें ये स्केलर है और ये वेक्टर है, ठीक है। तो स्केलर का किसी वेक्टर से अगर प्रोडक्ट करवाएं तो वेक्टर ही होगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए मेन चीजें, मास इनटू वेलोसिटी। हो गया। चलिए अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसका पहला स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया जा रहा है तो फोर्स क्या होगा? उसके मोमेंटम के चेंज, रेट ऑफ चेंज के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल होगा, नॉट इक्विवेलेंट। तो हम लिख लेते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ motion states that the rate of
change of momentum is directly proportional to the applied and balanced force। समझ में आने बात? इसका ये मतलब हुआ that is force डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है? तो F फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो dp बाई dt लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब उसी के रेस्पेक्ट में चेंज। सपोज दैट हम आपको पिंच कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, उतना ही ज्यादा पेन होगा। ठीक है, तो वही क्या है, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। क्लियर है? प्रोपोर्शनल में तो कोई चेंजेस नहीं है। अब हम आगे की बात करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड होगा k dp बाई dt, या ऐसे लिखते हैं सिंस p इज इक्वल टू क्या होता है, mb। पुट करो यहाँ पर mb, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d mb बाई dt। यहां से m क्या है, कांस्टेंट है ना, बताया था कि कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, ये तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। मास है तो मास तो सेम रहेगा ना, टाइम के रेस्पेक्ट में वो तो चेंज नहीं होगा। सपोज दैट कि ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है डस्टर, तो मास तो इसका सेम रहेगा ना, इसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको हम क्या कर लेते हैं बाहर, तो m dv बाई dt। अब सिंपल सी बात है बेटा कि v तुम्हारा क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो सिंस dv बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू ma, और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, kma। जहाँ k क्या है, वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है ना? तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। बट हमने देखा है कि जहां पर भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं F इज इक्वल टू ma यूज करते हैं, वो इस कंडीशन में है बेटा कि जब मास और एक्सेलरेशन यानी जो फोर्स की यूनिट होगी वो एसआई सिस्टम में ली जाएगी। मतलब मास और एक्सेलरेशन हमेशा किस में मेजर किए जाएंगे, एम के सिस्टम में या एसआई सिस्टम में। तो सिंपली इफ mass is measured in meter
second square, then k will be 1। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो f क्या हो जाएगा, ma के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और इसकी SI यूनिट क्या होती है फोर्स की, यहां से न्यूटन। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यही है dp/dt, यानी मोमेंटम चेंज हो रहा है विद टाइम। ठीक है, और p की वैल्यू हमें पता है mv होती है। यहाँ पे पुट किया है, मास तुम्हारा कांस्टेंट है तो वो आगे आ जाएगा, चेंज क्या होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी चेंज होगी ना। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मास कांस्टेंट है वो आगे चला जाएगा, वेलोसिटी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है। तो हमने इसकी जगह पर क्या पुट कर दिया है, a पुट कर दिया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन था कि k में लगा दिया है। अगर मास और एक्सेलरेशन SI सिस्टम में मेजर किया जाता है, k की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और इस सिचुएशन में f क्या आ जाएगा, ma के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एप्लीकेशंस की। तो जो कैच लेने वाला फील्डर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जैसे बॉल आती है और वो अपने हाथ नीचे की तरफ खींच लेता है ना, अ फील्डर draws his hand downwards while taking catch। जब वो कैच लेता तो क्या करता है, अपने हाथ नीचे की तरफ खींच लेता है। इसका मतलब ये है कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, तो जैसे जैसे क्या हो जाएगा, टाइम इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे उसकी फोर्स की इफेक्टिविटी क्या हो जाएगी, इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस तरह उसको क्या नहीं लगता है, इंजरीज से बच जाता है। ठीक है ना, तो ये पहला इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, दूसरी अगर हम बात करें, जो ताइक्वांडो के खिलाड़ी होते हैं, कराटे के प्लेयर होते हैं बेटा, तो वो क्या करते हैं, दो इस तरह से रखते हैं और उसके बीच में टायर्स रखते हैं, और अचानक से उस पे हाथ मारते हो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाते हैं। इसके अलावा आइस स्लैब रखते हैं, उसको मारते हैं और वो एक ही जर्क में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। उसका भी यही रीजन है। ठीक है ना, जैसे ही मारते हैं तो अचानक जब उस पे पड़ता है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो क्या है, मैक्सिमम, बहुत डेफिनिट टाइम इंटरवल के लिए किया गया। तो इस सिचुएशन में फोर्स क्या लगता है, बहुत ज्यादा लगता है, और वो तुरंत ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना, तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं। नोट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, इम्पल्स। Impulse are impulsive force। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स सिंपल सा बेटा, अगर कोई फोर्स है और बहुत थोड़े समय के लिए फॉर अ शॉर्ट टाइम वर्क कर रहा हो, एक्ट हो रहा हो किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है ना, तो लिखिए, द फोर्स विच एक्ट, द फोर्स which act on a body
very short time is known as impulsive force। क्या बोलेंगे बेटा? impulsive force बोलेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल्स हैं हिटिंग ऑफ बॉल, बाई बैट। बैट के द्वारा हम हिट करते हैं तो थोड़े समय के लिए फोर्स लगाते हैं, वो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। दूसरा फायरिंग ऑफ बुलेट, ये सब एग्जाम्पल है इम्पल्सिव फोर्स, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स इज द impulse is the impulse of a force is the measure of total effect of force applied for a short टाइम। मतलब क्या है, इम्पल्स क्या है, टोटल इफेक्ट है, मतलब कितना इफेक्ट पड़ा। जैसे हम बॉल को हिट किए, ठीक है, बैट से, और बॉल हिट करने के बाद बॉल जो है बाउंड्री के पार गई, ठीक है, तो उतना ही टाइम जो लगा बैट पर, सॉरी बॉल पर बैट, वो हो गया इम्पल्सिव फोर्स। बट उसका जो टोटल इफेक्ट है कि उस इफेक्ट के कारण, छोटे से फोर्स के कारण वो बाउंड्री के पार चली गई, उसमें मोमेंटम में भी चेंज हुआ, डायरेक्शन में भी चेंज हुआ, तो जो टोटल इफेक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स कहते हैं। तो सिंपली इम्पल्स ऑफ अ फोर्स is the measure of a total effect of force applied for a short time, ठीक है। तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, फोर्स इनटू टाइम। कुछ नोटेशन के लिए स्पेशल क्वांटिटी नहीं है, बट हम इसको आई से डिनोट कर सकते हैं, एफ इंटू डेल्टा टी, या टी कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी टाइम इंटरवल है उसको हम, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकंड है। न्यूटन सेकंड, नोट डाउन कर लीजिए फर्स्ट। अदर यूनिट अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें, और तो इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, यानी आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड।
नोट डाउन करिए और फिर हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। This law states that सिंपल सा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एक्शन रिएक्शन सबने सुना होगा कि ईच एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल क्या है, तो पहले तो हम ऐसे बताते हैं कि रिकॉइल ऑफ गन, जैसे हम गन फायर करते हैं तो पीछे की तरफ जर्क लगता है, ठीक है, तो वो क्या है, एक्शन। एक्शन होता है, बुलेट फायर होती है बट गन पीछे की तरफ जर्क मारता है, उसे हम क्या बोलेंगे, रिकॉइल ऑफ गन। नॉर्मल फोर्स की जैसे हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स लगता है। ये भी हो गया एग्जांपल। अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो कुएं में बोल के देखिए, वेल में अगर हम बोलते हैं तो रिकॉलिंग होती है, वही क्या एक्शन रिएक्शन है। इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक डॉगी को पत्थर मार के देखिए, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी रिएक्शन होना ही होना है, किसी भी बात का रिएक्शन तो होता ही है, ठीक है। सपोज दैट आपने किसी को थप्पड़ मार दिया तो उसके अपोजिट रिएक्शन होगा उसका, या तो हो सकता है रोने लगे या तो तुम्हारे उलट के मारोगे। तो ये भी क्या है, एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। तो दिस लॉ states that to every action there is an equal and opposite reaction बस नोट कर लीजिए इसको। आगे बात करते हैं एक्शन एंड रिएक्शन acts on different bodies. Action and reaction forces act on different bodies. इसको एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ब्लॉक, तो यहाँ पर इसका क्या वर्क करेगा, नीचे की तरफ
वेट mg वर्क करेगा और इसके अपोजिट ही एक रिएक्शन फोर्स वर्क करता है r, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा होता है वेट W इज इक्वल टू mg और ये क्या होता है तुम्हारा रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना। डायग्राम भी बना दीजिए। ये तुम्हारा ग्राउंड है और ये है ब्लॉक। नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा हमने बताया रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ लेंथ, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है ना। इसके अलावा जब हम वॉक करते हैं ग्राउंड पे तब भी क्या होता है, एक पैर हमारा आगे जाता है दूसरा पीछे जाता है, तो ये भी क्या है एक्शन रिएक्शन है। इसके अलावा फ्लाइंग ऑफ रॉकेट्स एंड एरोप्लेन्स, फ्लाइंग ऑफ जेट एंड रॉकेट्स, ठीक है। रोइंग ऑफ बोट, रोइंग ऑफ बोट, ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्शन रिएक्शन हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की और कुछ मैकेनिज्म की रिलेटेड टू फोर्स और वेटलेसनेस ऑफ फोर्स, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।